इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद ईमेल कर सकते हैं। वैसे आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें नदीम साहब ने DHA कराची से शेयर की है। ये बताते हैं बेसिकली ये जो कहानी है ये 2011-2012 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब इन्होंने नया नया इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। ये बताते कि जब मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो मैं चाहता था कि फ़िलहाल जब तक मेरे पास टाइम अवेलेबल है कोई ना कोई जॉब करूं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस हासिल करूं ताकि मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। खैर अपने एरिया में यानी जहाँ पे मैं रहा करता था मुझे पता चला कि एक सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद है और उस दौर की अगर आप बात करें तो नए नए सॉफ्टवेयर हाउस बनना शुरू हुए थे। खैर मैंने उस सॉफ्टवेयर हाउस में जाके मालूमात हासिल की और मैंने वहाँ पे अपनी CV को ड्रॉप कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ से कॉल रिसीव हुई और मुझे वहाँ पे जॉब के ऊपर हायर कर लिया गया। बेसिकली एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि 2 कमरों का सॉफ्टवेयर हाउस था और यहाँ पे 6 या 7 लोगों का स्टाफ था। अब इनके ऊपर डायरेक्ट बराह रास्त मालिक मौजूद था। जो भी हमें मशवरा करना होता या जो भी काम करना होता तो हम डायरेक्ट मालिक से मुखातिब हुआ करते थे। अब ये जो सॉफ्टवेयर हाउस था इसका जो टाइम था आप कह सकते हैं कि रात के 11 बजे से तकरीबन सुबह 6-7 बजे तक चला करता था और अच्छी बात ये थी कि सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था। खैर इत्तफाक से उन्हीं दिनों जबकि मैं न्यू हायर हुआ था तो जो हमारा बॉस था उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये जो कमिंग सैटरडे है इस सैटरडे में हमें एक बंदे की ज़रूरत है, अगर आप आएंगे तो हम आपको उसके बदले 2 दिन का मुआवजा देंगे। जाहिर सी बात है मेरी नई नई जॉब थी और फिर पैसों की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब उन्होंने 2 दिन की सैलरी का कहा मैंने सोचा कि मैं घर में बैठ के क्या करूँगा, बेहतर है कि ऑफिस चला जाऊं, वहां जाके कुछ पैसे कमा सकूं। तो मैंने हामी भर ली और फिर यूं सैटरडे की नाइट को मैं अपने ऑफिस काम करने के लिए पहुंचा। आज मेरे अलावा कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है और किन किन क्लाइंट्स को ईमेल करनी है या उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। अच्छा जब हम वहाँ पे काम किया करते थे तो उस दौर में रात के 2 बजे से 2:30 बजे तक खाने का ब्रेक हुआ करता था। अब हफ्ते की रात थी, मैं अकेला सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मौजूद था तो मेरी मर्जी थी जब चाहूँ खाना खा लूँ और जब चाहूँ ब्रेक ले लूँ। लिहाजा मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ यानी जहाँ पे किचन नुमा जगह मौजूद है वहाँ जाके खाना वगैरह खाता हूँ और खाना खाने के बाद सिगरेट पी के वापस आ जाऊँगा। अब क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हाउस था ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैं अपने कमरे से यानी जहाँ पे मैं बैठा हुआ था उस कमरे से बराबर वाले कमरे में जिसके आखिर में एक छोटा सा किचन मौजूद था वहाँ पे आके बैठ गया। अब मेरे पास जो भी खाना वगैरह मौजूद था वो मैंने निकाला और खाना शुरू कर दिया। मेरी आदत थी कि मैं जब भी खाना खाया करता था एक तो सिलो सिलो खाता था और उसके साथ साथ मोबाइल या कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर किया करता था। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे एक हाथ में मोबाइल मौजूद था। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जहाँ पे यानी जिस टेबल के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ उसके पीछे या तो कोई बैठा हुआ है या फिर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे जो भी पीछे बैठा हुआ है वो बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब जाहिर सी बात है मेरे अलावा इस पूरे सॉफ्टवेयर हाउस में कोई भी मौजूद नहीं था और ये जो बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग में हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस था इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ एक चौकीदार रात में मौजूद हुआ करता था। मैं खाना खा रहा था और मेरा ख्याल था कि हो सकता है ये जो बिल्डिंग का चौकीदार है वो पीछे आके बैठ चुका हो। और ऐसा अक्सर होता था कि जो चौकीदार था वो कभी पेशाब वगैरह करने के लिए या किसी भी काम से हमारे ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाता था। अब जब शुरू शुरू में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा यानी 1-2 मिनट बाद बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे जो भी पीछे बैठा हुआ है अब उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दी हैं।
अब जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बरक रफ्तारी के साथ वहाँ से गायब हुआ है। यानी कोई ना कोई ज़रूर था जो कि पीछे मौजूद था, और जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा है, या तो वो गायब हो चुका है या फिर शायद ये सरासर मेरा वहम था। अब कुछ देर तक मैं पीछे देखता रहा, लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दोबारा से खाना खाना शुरू किया, और जब मैंने दोबारा खाना खाना शुरू किया तो मुश्किल से 30 या 35 सेकंड मज़ीद गुजरे होंगे। अब मुझे ऐसा लगा जो हमारी बैक साइड वाला हिस्सा है जहाँ पे एक विंडो मौजूद है, उस विंडो में से किसी के विंडो खोलने की या उसको हिलाने की आवाज़ आई है। अब जैसे ही मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैंने एकदम से पलट के जब विंडो की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की विंडो के पीछे की तरफ खड़ी हुई है, और शायद वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। अजीब बात यह थी कि विंडो के उस तरफ जो लड़की मौजूद थी, कुछ अजीब सा उसका हुलिया था, बिखरे बिखरे से उसके बाल थे। ऐसा लग रहा था उसके मुंह पे या तो पसीना आया हुआ है या बहुत ज़्यादा गर्द आलूद मुंह है। कुछ अजीब तरीके से परेशानी के आलम में वो खिड़की से पीछे हटना चाह रही थी। अब जैसे ही मैंने इस लड़की को खिड़की से अंदर की तरफ झांकते हुए देखा तो मैं एकदम से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद मैंने उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका जो चेहरा था मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था। अब ऐसा लग रहा था ये जो लड़की है इसकी जो आंखें हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो आई बॉल्स थी ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। इसके साथ साथ जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा और मेरी नज़र उसके बालों पे, या आप कह सकते हैं कि उसकी बालों के नीचे की तरफ यानी जो गर्दन वाला हिस्सा था उस तरफ पड़ी, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन या उसके नीचे का जो हिस्सा है वो बाकायदा जला हुआ है। अब ये जब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था ये कुछ सेकंड के अंदर अंदर हो रहा था, और जो कुछ मैं देख रहा था ये मेरे लिए हैरान कुन था। अजीब बात यह थी कि जब मैं आगे आगे बढ़ रहा था इसी दौरानिए में मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ, और ये जो खिड़की है इस खिड़की से बाहर की तरफ ना ही कोई छज्जा है ना ही कोई जीना मौजूद है। तो बिलाखिर ये जो भी लड़की वहाँ पे खड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक शक्ल की हामिल है, वो कैसे वहाँ पे खड़ी हुई है। इसके साथ साथ जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो मैं एकदम से ना सिर्फ रुका बल्कि रुकने के बाद मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू की तो एकदम से ऐसा लगा जैसे झटके के साथ ये जो भी खिड़की थी ये ना सिर्फ बंद हुई है बल्कि उस लड़की ने बहुत गुस्से के साथ इस खिड़की को बंद किया है। आप यकीन करें कि इस वक्त से यानी जब ये वाकया मेरे साथ पेश आया था, सुबह तक का टाइम यानी जब तक मेरी शिफ्ट का टाइम मौजूद था, मेरे लिए ये वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। पहले तो मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद जो भी चौकीदार था उसको अंदर लेके आया और उसको मैंने ये सारा का सारा वाकया बताया। काफ़ी देर तक वो बेचारा मेरे साथ बैठा रहा, मुझे हौसला देता रहा और मुझे समझाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ आपने देखा था हो सकता है वो आपका वहम हो। खैर जैसे तैसे जब ये रात गुजरी और रात गुजरने के बाद मैं अपने घर पहुंचा तो आप यकीन करें कि मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था और बुखार के साथ साथ मुझे मुसलसल सर्दी का एहसास हो रहा था। ये जो आने वाले 6-7 दिन थे, इन 6-7 दिनों में मेरी तबीयत इस कदर ख़राब थी कि मेरे लिए ऑफिस जाना या वहाँ पे रुकना तकरीबन नामुमकिन था। उसके बाद जब मैंने दोबारा से अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया और रिज्यूम करने के बाद जब मेरी मुलाकात वहाँ पे और लड़कों से हुई या इवेंचुअली जब मैंने मालिक के साथ ये सारा का सारा वाकया ये किस्सा शेयर किया तो पहले वो कोशिश कर रहे थे कि असल बात हमें ना बताएं, लेकिन जब हम लोगों ने मुझ समेत सारे लड़कों ने इसरार किया और उनको कहा कि अगर यहाँ की कोई इस तरह की हिस्ट्री मौजूद है तो हमें ज़रूर इस बारे में बताएं, तब कहीं जाके उन्होंने कहा कि ये जो जगह है इस जगह के बारे में कहा जाता है कि पिछले काफ़ी सालों से न सिर्फ खाली थी बल्कि गए वक्तों में यहाँ पे एक लड़की ने या तो ख़ुदकुशी की थी या फिर उसका मर्डर कर दिया गया था। कहा जाता है कि उसके बाद से जितने अरसे ये बिल्डिंग खाली थी तो इनके पड़ोसियों ने, आगे पीछे के घर वालों ने अक्सर एक लड़की को रात के औकात में या तो खिड़की से अंदर की तरफ या फिर छत के ऊपर घूमते हुए अपनी आंखों से विटनेस किया है।
अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, इससे पहले हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो टेप को लाइक कर दें। ये कहानी अतर भाई की कहानी है और अतर साहब बताते हैं ये कहानी 2007 के नवंबर दिसंबर में इनके साथ पेश आई थी। बेसिकली इनकी जो जॉब थी वो साइट एरिया के अंदर मौजूद थी, जबकि अगर आप इनकी रिहाइश की बात करें तो ये ब्लॉक एफ नॉर्थ आलमाबाद में रहा करते थे। ये बताते कि इनकी जो जॉब थी वो बेसिकली रोटेशनल जॉब थी। एज फ्लोर मैनेजर के ये एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम किया करते थे। अक्सर इनकी कोशिश होती थी कि इनकी जो भी शिफ्ट है वो दिन के औकात में ये अंजाम दे सकें, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि इनको कुछ वजूहात की बिना पे अपने ऑफिस में लेट नाइट तक स्टे करना पड़ता था। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और ये बताते हैं कि जब मैं ऑफिस से निकला तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। अब जब मैं साइट एरिया से औरंगी टाउन के रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ने लगा तो जैसे ही मैंने ये जो औरंगी टाउन वाला रास्ता है इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद सीधे हाथ पे जहाँ पे पापोश नगर वाला कब्रिस्तान मौजूद है, जब मैं उसके एग्जैक्टली सामने की तरफ पहुँचा तो मुझे एकदम से न सिर्फ सर्दी का एहसास हुआ बल्कि ऐसा लग रहा था आज रोड के ऊपर बाइक्स या ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से गुजरती चली जा रही हैं। अब बात ये भी थी कि उस दौर में अगर आप 2007-8 की बात करें, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आमतौर पे इस एरिया में लोग बाहर निकलने से परहेज़ किया करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात के 4 बजे का टाइम है और शायद अकेला मैं इस रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एग्जैक्टली कब्रिस्तान के सामने की तरफ मौजूद था तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है वहाँ पे मुझे बेतहाशा लाइट्स या मशलें नज़र आना शुरू हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथों में चिराग या फिर मशल उठा रखी है और वो लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो मशल हैं, ये जो भी चिराग हैं, ये बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 40 या 50 के करीब इस तरह की मशलें या चिराग थे जो लोग शायद अपने हाथों में लेके उस कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहे थे। अब ये जो मंदिर था बड़ा हैरानकुन मंदिर था। अल्लाह ना करे जैसे किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पे आमतौर पे लोग टॉर्च या इस तरह की लाइट्स को अपने साथ लेके जाया करते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे ये जो रोशनियाँ थीं ये सरासर मशलें थीं या फिर चिराग थे जो लोगों के हाथ में मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उस कब्रिस्तान के अंदर कोई ना कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, मैंने अपने तौर पे ये मंदिर देखने के बाद न सिर्फ कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी बल्कि अपने तौर पे अपने आप को महफूज करने के लिए मैंने उस तरफ देखना बंद कर दिया। आप यकीन करें, जो रास्ता था जो कि मुश्किल से 5 या 4 मिनट का कब्रिस्तान के सामने का रास्ता था, मैंने बहुत तेज़ी के साथ उबूर किया और उसके बाद मैंने पलट के वहाँ पे नहीं देखा। इत्तफाक से बाद में मेरी एक दोस्त के साथ जब इस कब्रिस्तान के बारे में बातचीत हुई और जो कहानी मेरे साथ पेश आई थी, जब मैंने अपने दोस्त को शेयर की तो उसका ये ख्याल था कि जो कुछ तुमने देखा था वो सरासर इंसानी मामलात नहीं थे। यकीनन वहाँ पे कब्रिस्तान में वो जन्नात मौजूद थे जिनके हाथों में वो मशलें या रोशनियाँ मौजूद थीं।